हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, मुझे पूरा यकीन है कि आपका मैग्नेटिज्म वाला सारे पार्ट पूरे हो गए होंगे। कहाँ से कहाँ तक? पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक आप पढ़ चुके होंगे। वहाँ तक पूरा फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है? हाँ बोलिए, तैयार हो गया है? पक्का? चलिए, तो वहाँ तक तैयार हो गया तो अब हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। और मैग्नेटिज्म पार्ट 4 P100 फिजिक्स और मैं आपका SDP सर। तो हम लोग अब शुरू करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा हुआ था? पार्ट नंबर 4 में हम लोग पढ़ चुके थे कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी क्या होती है, डाई मैग्नेटिज्म की पूरी एनालिसिस हो गई थी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस डाई मैग्नेटिक कैसे बनता है, क्यों बनता है, तो ये और वह उसका आई मीन्स कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है, और क्या क्या देख चुके हैं हम लोग। ससेप्टिबिलिटी पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसका ग्राफ कैसा होता है, ये सारी चीज़ें पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस पार्ट में क्या देखने जा रहे हैं? हम लोग देखने जा रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म और फेरोमैग्नेटिज्म। ओके, तो चलिए, तो पॉइंट है। तो अब एक पॉइंट यहाँ पहले मैं डिस्कस कर दूं कि आपको पता है कि परमेबिलिटी क्या होती है। परमेबिलिटी क्या होती है? तो परमेबिलिटी दैट इज द म्यू, और म्यू नॉट क्या है? परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और म्यू क्या है? परमेबिलिटी म्यू, ओके, ऑफ ए मटेरियल और मीडियम। अब सवाल हुआ कि तब म्यू आर क्या है? तो म्यू आर इज द रिलेटिव परमेबिलिटी फैक्टर। ओके, तो कहीं पर भी म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होती है? म्यू अपान म्यू नॉट होती है। म्यू किसी मटेरियल के अंदर परमेबिलिटी क्या होगी, क्लियर? और परमेबिलिटी वगैरह इससे पीछे वाले वीडियो में, यानी कि मैग्नेटिज्म पार्ट 4 में बहुत ही अच्छा, बहुत ही गजब का वहाँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ना, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिए। यहाँ पर बेटा क्या है, चलिए, तो म्यू आर दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। तो किसी भी रिलेटिव मीन्स किसी के सापेक्ष, तो हम किससे तुलना कर रहे हैं? किसी भी सब्सटेंस की निर्वात से। म्यू नॉट फ्री स्पेस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की हम निर्वात से तुलना कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल ये स्पेस है, यहाँ एक स्पेस ले लीजिए, कोई स्पेस लीजिए, ले लिया, ये इतना हम जगह ले रहे हैं, यहाँ पर ले लिया, हवा में, निर्वात में ले लीजिए, ले लिया, इतनी जगह में। अब हम ब्लैक बोर्ड पे समझाएं बात को। मान लीजिए कि आपने इतना स्पेस ले लिया कहीं पर हवा में, तो उसमें कितनी लाइन्स है मैग्नेटिक फील्ड की? मान लीजिए कि 10,000 लाइन है एग्जाम्पल के रूप में। तो कितनी लाइन है? मान लीजिए कि 10,000 लाइन है। अच्छी तरह समझिएगा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कभी भूले ना। तो मान लीजिए कि 10,000 लाइन्स हैं, ओके। और अब यहाँ क्या था? कुछ नहीं मीन्स म्यू नॉट। तो अब ये म्यू नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 10,000। म्यू नॉट इज 10,000, क्लियर? ओके, अब क्या हुआ? अब हमने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया और इतना ही बड़ा मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया, और इसको हमने मैग्नेटिक मटेरियल से पैक कर दिया, उसी जगह को पैक कर दिया। सपोज कर लीजिए कि अब लाइन की संख्या बढ़ करके ये भी हो सकता है कि 5,000 हो गई हो,
ये भी हो सकता है कि 5,000 हो गई हो, ये भी हो सकता है कि 50,000 हो गई हो ना, ये भी हो सकता है कि 50 लाख हो गई हो, ये भी हो सकता है 50 लाख हो गई हो। ओके, तो कितना बढ़ी? तो वह फैक्टर जो यह बताता है कि कितना बढ़ी उसे कहते हैं म्यू आर। तो अब म्यू आर कितना हुआ बेटा? म्यू आर बराबर 50 लाख हमने माना एग्जाम्पल के रूप में, तो हमने माना 50 लाख, पहले कितनी थी? 10,000, 1 2 3 4 1 2 3 4, म्यू आर बराबर हाउ मच? 500। क्लियर हो गए? कंसेप्ट क्लियर? तो दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। तो दिस इज द रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर हो गए? ओके, अब सवाल ये कि रिलेटिव परमेबिलिटी तब या परमेबिलिटी होता ही क्या है? तो चूंकि पीछे वीडियो में सब कुछ डिस्कस है, तो अब यहाँ फिर बार बार किया जाएगा तो लंबा होगा वीडियो ना, तो पीछे वीडियो में पार्ट नंबर 4 में जाके खूब पढ़िए, उससे अच्छी तरह से पढ़िए वहाँ पे। फिलहाल मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कर दूँ तो परमेबिलिटी क्या होती है। तो जब हम किसी सब्सटेंस को, अब जैसे हमने इसको रखा, ये लाइन कहाँ से खींचा? जो बाहर लाइंस थी ना, जो बाहर लाइंस थी उनको खींच करके इसने 10,000 ही लाइन केवल पास कर रही थी। जब यहाँ सब्सटेंस हम कोई नहीं रखे तो 10,000 लाइन पास कर रही थी, और जब यहाँ सब्सटेंस हमने रख दिया तो कितनी लाइन पास करने लगी? 50 लाख पास करने लगी। तो क्या किया होगा? अगल बगल दूर की लाइन को खींच करके अपने अंदर से पास करा दिया होगा। यानी हम इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्या हुआ यह? मैग्नेटाइजेशन। एक्चुअली मैग्नेटाइजेशन में क्या होता है? मैग्नेटिक मोमेंट का अंदर उत्पन्न होना। लेकिन इसने क्या किया है? ये तो अपने अंदर खींच लिया, लाइन को खींच लिया अपने अंदर बाहर से। ओके, तो इसे कहते हैं ना मैग्निफिकेशन फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे बेटा? मैग्निफिकेशन फैक्टर। मैग्नीफाई कर लिया अपने अंदर, लाइन को खींच के मैग्नीफाई कर लिया। क्लियर हो गया? लाइन को खींच लिया दूर से। ओके, चलिए, ये पहली बात हो गई। अब जा देखिएगा फिर और क्या हुआ। इसके अंदर अब जितनी फील्ड उत्पन्न हुई, तो इस फील्ड को, जो फील्ड उत्पन्न हुई, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंड्यूस्ड फील्ड। तो बी क्या है? इंड्यूस्ड फील्ड। अब कितनी फील्ड उत्पन्न हुई? तो बी बराबर म्यू नॉट एच। कितनी फील्ड उत्पन्न हुई? बी बराबर म्यू नॉट एच। तो जब स्पेस में बी, या स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए कितनी होती है? फ्री स्पेस के लिए ओके, जब हमने वहां पर कोई सब्सटेंस रख दिया तब कितनी फील्ड उत्पन्न हुआ ना। तो अब देखिए क्या हुआ। बी बराबर अब कितनी उत्पन्न हुई? म्यू नॉट। तो एच तो पहले था ही, लेकिन अब अंदर क्या बदला? अभी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज हो रहा है ना भैया। तो देखिए अब आइए हवा इसका मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया। मैग्नेटाइजेशन शुरू हो गया। इंटेंसिटी आई को बोलते हैं, आई है क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। और ये क्या था? अभी कल पीछे वीडियो में है सब कुछ। तो ये क्या है? आई बराबर m/v। क्या कहलाता है यार? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर? तो दोनों में अच्छी तरह समझिए क्या साई क्या होता है और म्यू क्या होता है। अब जा देखिएगा। और आई बराबर कितना आया था? आई बराबर क्या था? आई बराबर, जल्दी बोलिए, आई बराबर साई एच। साई क्या था? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, अब जा देखिए भाई, यहाँ पे आ जाइए। तो अब देख रहे हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दोनों के बीच रिलेशन क्या है थोड़ा सा देखा जाए यहाँ पर।
तो आई बराबर साई एच होता ही है। आइए आई की यहाँ वैल्यू रखिए तो आई बराबर क्या रख दो, लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, म्यू नॉट, एच बाहर निकाल लो, एच कॉमन ले लिया जाए, म्यू नॉट तो है ही, एच बाहर ले लीजिए, 1 प्लस साई लिख सकते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आप जानते हैं कि कहीं पर b बराबर यदि कोई, अब इसके स्थान पर हम कोई सब्सटेंस रख दें मटेरियल, तो उसके लिए म्यू होगा ना, उसके लिए म्यू होगा ना, और म्यू बराबर क्या होता है बेटा, म्यू बराबर म्यू आर म्यू नॉट होता है। अंडरलाइन करिए सारी इक्वेशंस, हो गया। अब आ जाइए, अब सिंस b बराबर म्यू एच लिख सकते हैं हम किसी मटेरियल के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 मानिए, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, ये दोनों इक्वेशन एक ही हैं, एक ही सब्सटेंस के लिए हैं। अब क्या हुआ, दोनों इक्वेशन का आपस में कंपेयर कर दीजिए, करिए। इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 10, दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करिए, कर दिया, जल्दी करिए, क्या मिला आपको, लेफ्ट हैंड में बी एच कट गया, म्यू बराबर क्या आया, म्यू इक्वल टू क्या पाए, म्यू नॉट 1 प्लस साई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, परमेबिलिटी म्यू बराबर म्यू नॉट 1 प्लस साई। क्लियर हो गए, या यू कहें, हाँ ये नोट हो गया, देखिए तो। हाँ, इस वीडियो को पढ़ने के पहले पीछे का पार्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि 5 नंबर पढ़ने के पहले आपको हर हाल में 4 नंबर पहले एकदम वेल अप टू डेट होना चाहिए। 4 नंबर का वीडियो बहुत ही, मैग्नेटिज्म पार्ट 4 बहुत ज़बरदस्त तैयार हो, तब आप इस वीडियो को पढ़ेंगे नंबर 5। यदि अभी नहीं पढ़े हैं तो तुरंत 5 नंबर को रोकिए, पहले मैग्नेटिज्म पार्ट 4 पहले अच्छी तरह से पढ़िए, पूरा याद हो जाए, तब पार्ट 5 पर आइएगा। सिस्टमेटिक सब कुछ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। तो धीरे धीरे ना मैं आपकी फिजिक्स को वहाँ पहुँचाऊँगा जहाँ के आगे फिजिक्स नहीं होती, यानी कि आपको उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब रॉकेट कैसे बनता है तो वो फिजिक्स क्या करेंगे आप जानकर, आपको अपना नीट में क्वालिफाई करना है, आपको IIT में क्वालिफाई करना है, आपको बोर्ड को टॉप करना है ना, यही ना उद्देश्य है कि रॉकेट बनाना है, उसकी हमको ज़रूरत नहीं। यानी कि हमको जितनी ज़रूरत है अपना IIT क्वालिफाई करने के लिए, अपना नीट निकालने के लिए, IIT क्वालिफाई करने के लिए, बोर्ड में टॉप करने के लिए, तो उससे 25% ज़्यादा पढ़ा जाएगा। तो इसीलिए स्टेप बाय स्टेप और सिस्टमेटिक। ओके, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, P100 फिजिक्स। ओके, हाँ बिंदास, खूब अच्छी से पढ़िए। ओके, तो चलिए, तो 4 नंबर पहले पढ़ने के बाद तब फिर है ना, तब यहाँ से स्टार्ट करना है, क्योंकि वहाँ डाई मैग्नेटिज्म का हम लोगों ने धुनाई किया है। अब आ जा रहे हैं हम लोग धुनाई करने किसका, पैरा मैग्नेटिज्म और फेरो मैग्नेटिज्म के। लेकिन ये जो मैग्नेटिक टर्म्स आते हैं, टर्म, वो सब क्या है, वो सब अच्छी तरह पढ़ लीजिए। और पार्ट नंबर 2 में वहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल ऑफ डीप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वगैरह क्या होता है, ये सब ना वहाँ पर जाकर पढ़िए, बहुत अच्छा, बहुत गजब का है वहाँ सब कुछ। फिलहाल ये तैयार हो गया, देखिए नोट कर लिया कि नहीं सब लोग, आगे बढ़े। अब जा देखिए यहाँ पर, तो लास्ट लाइन हमको मिली क्या, म्यू बराबर किसी भी सब्सटेंस का जो परमेबिलिटी होती है, यह म्यू नॉट, यानी कि परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस 1 प्लस साई। साई क्या है, ससेप्टिबिलिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हाँ, इसके आगे तो अब कहा जाए
कि यह रिलेशन क्या शो कर रहा है, जो लास्ट में हम लोगों ने निकाला वह रिलेशन क्या शो कर रहा है। चलिए यहां पर देखिए म्यू, तो म्यू इक्वल टू म्यू नॉट और क्या 1 प्लस साई। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। और क्या शो कर रहा है, रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। यदि मैं कहूं कि साई का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे साई बराबर म्यू अपान म्यू नॉट, म्यू अपान म्यू नॉट। साई बराबर एक उधर चला जाए म्यू बाई म्यू नॉट, साई बराबर वह 1 जाकर उधर माइनस हो जाएगा। फंटास्टिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स। आना ही आना ये लाइन आपके एग्जाम में, आपकी एग्जाम में लाइन आना ही आना है, ठीक है। तो खूब अच्छी तरह से तैयार हो। कैसे मैं प्रूफ कर रहा हूँ, आप भी प्रूफ करके प्रैक्टिस करिए रफ पर। अभी एक बार देख लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिएगा रफ पर, अपने सेल्फ निकालिएगा वैल्यू कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। अब क्या हुआ, साई इक्वल टू सो मच, और इसका नाम आप जानते क्या है, क्या है इसका नाम, बोलिए जल्दी। म्यू आर -1, ओके। तो क्या शो कर रहा है ये, रिलेशन बिटवीन relative permeability and ओके। तो दिस इज द रिलेशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर हो गए। चलिए, तो हम लोग कल के वीडियो में देखें कि डाई मैग्नेटिज्म की धुनाई किए थे हम लोग। डाई मैग्नेटिज्म, डाई मैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों बनते हैं, उनका स्पिन का क्या प्रभाव पड़ता है, ऑर्बिटल का क्या प्रभाव, ऑर्बिटल मोशन के इलेक्ट्रॉन का क्या प्रभाव पड़ता है, सब कुछ ना A to Z। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इसके बाद पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। तो यह लाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, प्रूव करिए इसको अच्छी तरह से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रूव करिए जल्दी से फटाफट। याद हो गया, नोट करिए और याद करिए, ठीक, अच्छी तरह से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, नेक्स्ट, हाँ, अब देखा जाए कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ठीक। तो चलिए एक लाइन लिखिए, all those magnetic materials which
which becomes weakly magnetized in the direction of magnetic field, in the direction of magnetic field मीन्स कि अच्छा डाई मैग्नेटिक वाले का क्या हो रहा था, वो भी वीकली मैग्नेटाइज हो रहा था, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में वह हो रहा था, और यह सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां ध्यान देंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? एच जो बाहर की फील्ड है ना, उसी के दिशा में ये मैग्नेटाइज हो रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं आप पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसका मतलब ये हुआ कि डाई मैग्नेटिज्म में क्या था, आपने देखा था कि डाई मैग्नेटिज्म में m का मान 0 था, बट यहाँ पे ये 0 नहीं है। ओके, तो यहाँ पर डाई मैग्नेटिज्म पिछले वीडियो में है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि m इक्वल टू नॉट 0, हाउ मच, m ग्रेटर देन 1, m ग्रेटर देन 1 या इक्वल टू 1, m ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 मीन्स एक या एक से ज़्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ इसके साथ ही बात और यहीं पे म्यू आर की वैल्यू क्या हुई, म्यू आर, तो म्यू आर इक्वल टू 1, एक या एक से ज़्यादा। और क्या हुआ, म्यू की वैल्यू क्या हुई, वो अभी वही बात, ग्रेटर देन 0 मीन्स ग्रेटर देन 1, एक या एक से ज़्यादा। बी कितना होगा तब, एच से ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल सपोज करिए कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज करिए यह मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने कोई मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया ना, ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस ले लिया। पहले फील्ड ऐसी थी, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस लिया, एक कोई पतला सा रॉड ले लिया, ऐसे ये ले लिया, जो लाइन जितनी लाइन पास कर रही थी, फॉर एग्जाम्पल अब कितनी लाइन पास करी देखिए, 1 2 3, 3 लाइन है ना अभी। तो जब निर्वात था, यहाँ कुछ नहीं था, तो 3 लाइन थी। ज्यों ही इसको हम इस सब्सटेंस को रखे, तो अब ये देखिएगा, जो ये वाली लाइन बाहर है, ये वाली लाइन बाहर है, तो ये लाइन अब बाहर नहीं रही। इस सब्सटेंस को अब रखेंगे ना, तो अब ये लाइन यहीं से अंदर चली गई, फिर अपने स्थान पर चली गई। ये बाहर लाइन है ना, ये यहीं से अंदर चली गई, फिर बाहर हो गई। कितनी लाइंस, अब ये वाली लाइन पर क्या प्रभाव पड़ा, हल्का सा ये सब्सटेंस की तरफ झुक गई, और जस्ट इसके बाद वाली जो लाइन थी ना, वो भी हल्का सा सब्सटेंस की तरफ झुक गई, फिर चली गई। ओके, क्लियर? तो अब इस सब्सटेंस को आप क्या कहेंगे बेटा, क्लियर है? अब इसको क्या, तो अंदर लाइन क्या हुई, मैग्नीफाई हुई कि नहीं, कुछ बढ़ गई ना, एम्प्लीफिकेशन हुआ कि नहीं। तो इनर लाइंस, इनर फील्ड्स मैग्नीफाइड, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा। ओके, इनर फील्ड मैग्नीफाइड या एम्प्लीफाइड या मैग्नीफाइड दोनों शब्द यूज कर सकते हैं। तो अब इस सब्सटेंस को क्या कहोगे, क्या कहेंगे आप इसको, यही है पैरा मैग्नेटिक
क्या है बेटा, यही है पैरा। तो लाइन को अपने तरफ एम्पलीफाई करने की जो क्षमता होती है उसे कहते हो परमेबिलिटी, और अपने अंदर जो उत्पन्न करने की चीज होती है, डेवलप होती है, यानी कि जो मैग्नेटिक मोमेंट को उत्पन्न करने की बात होती है उसे कहते हो ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? तो परमेबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, तो इसकी दोनों ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, यह अपने अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को भी उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्योंकि अभी आपने यहाँ पे लिखा हुआ है म्यू आर का मान 1 से ज़्यादा है ना बेटा, तो ये अपने अंदर मैग्नेटिक मोमेंट को भी उत्पन्न कर दिया। क्लियर? तो जब उत्पन्न कर दिया तो साई का मान भी 1 से बराबर या ज़्यादा, हल्का सा कुछ ज़्यादा। क्लियर हो गया? तो क्या पढ़ रहा है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, P100 फिजिक्स। अब तो चलिए एक बार फिर से, व्हाट इज द पैरामैग्नेट, व्हाट इज द म्यू, व्हाट इज द परमेबिलिटी, द मैग्निफिकेशन फैक्टर, यानी कि आप कहोगे कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आउटर लाइन्स इनसाइड इज नोन एज द परमेबिलिटी। एंड व्हाट इज द ससेप्टिबिलिटी, द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट्स इनसाइड द सब्सटेंस इज नोन एज द ससेप्टिबिलिटी। क्लियर? अपने अंदर उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वह ससेप्टिबिलिटी कहलाती है, और जो बाहर के लाइन को खींचने की क्षमता होती है वो परमेबिलिटी कहलाती है। ओके, चलिए, और अब इसके आगे जब हम बस इसी का ग्राफ, अब इसका ग्राफ इंटेंसिटी और साई कैसे दिखाना है हमको, तो चलिए अब वहाँ चला जाए, इसी बात का अब हम लोग ग्राफ देखने जा रहे हैं। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं डाईमैग्नेटिज्म का, ठीक वैसे ही अब इसका। आइए अब इसका देखा जाए, इसका ग्राफ कैसा आएगा। तो जो मटेरियल हमने रखा था उसकी इंटेंसिटी और बाहर की जो फील्ड थी उसके बीच में ग्राफ खींचता हूं। आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और ये क्या है, बाहर की फील्ड है, वीकली मैग्नेटाइज्ड। जैसे जैसे फील्ड बढ़ाते जाएंगे इंटेंसिटी, देख रहे हैं लीनियर रिलेशनशिप बढ़ती जाएगी। ओके, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं, ये एंगल बहुत ज़्यादा नहीं ना, 45 डिग्री से कम, 45 डिग्री पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन अमाउंट वैल्यू कम है उसकी। ओके, अब क्या हुआ इसके बाद, तो जानते हो कैसा है, कौन सा है यह, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, और ये उसका ग्राफ है, आई एंड एच कर्व। और जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, साई एच। तो tan थीटा बराबर मैं कहूँ क्या है, तो आप कहेंगे tan थीटा बराबर ओके, क्योंकि tan थीटा ऑफ दिस आई बाई एच डी वाई बाई डी एक्स, tan थीटा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? मीन्स साई इक्वल टू आई बाई एच। फॉर एग्जाम्पल अब पैरामैग्नेटिक के कुछ एग्जाम्पल्स देखे जाए ना, कौन कौन है,
तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, नाम नोट करें इनका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, ओके, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, टंगस्टन, सोडियम, प्लेटिनम, सोडियम, प्लेटिनम, और क्या है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, क्लियर, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना, पर्याप्त है। तो एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, क्रोमियम, सोडियम, प्लेटिनम, ये सब है क्या है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस है। और नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए उसको देखा जाए। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, magnetic intensity of paramagnetic material decreases, ओके, मीन्स आप कह सकते हैं कि जो इसकी साई की वैल्यू होती है ना, इसकी जो साई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साई प्रोपोर्शनल टू 1/, ओके, साई प्रोपोर्शनल टू 1/T, क्लियर, साई प्रोपोर्शनल टू 1/T, ये वैल्यू होती है इसकी। अब तो यहां पर एक कांस्टेंट साई इक्वल टू एक कांस्टेंट C/T, साई इक्वल टू एक कांस्टेंट साई इक्वल टू C/T, और इसी C को ना कहते हैं, C को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। C को बोलते बेटा ना, यहां पे बोलते हैं क्यूरी कांस्टेंट बोलते हैं बेटा, क्यूरी कांस्टेंट। तो C इज द कांस्टेंट, C इज नोन एज द क्यूरी कांस्टेंट, क्लियर, C इज द क्यूरी कांस्टेंट। यहाँ पर एक और रिलेशन है जो एनसीईआरटी की बुक लिखता है बेटा, तो मैं थोड़ा सा वो आपको डाटा दे दूँ एनसीईआरटी की बुक का। यहाँ पर एक लाइन है एनसीईआरटी की, हाँ, एनसीईआरटी की बुक बेटा लिखता है इसमें ये यही रिलेशन को, एनसीईआरटी की बुक में साई इक्वल टू, तो साई इक्वल टू बेटा एनसीईआरटी बुक में है C म्यू नॉट बाई T, इसको ऐसे लिखा गया है, C म्यू नॉट बाई T, ओके। और एक और रिलेशन लिखा गया है M मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में, तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और लाइन मैग्नेटिक मोमेंट के फॉर्म में भी एक फार्मूला है एनसीईआरटी बुक का, M इक्वल टू C B नॉट बाई T, जहां पर T टेम्परेचर इन केल्विन, जहां पे क्या है, क्या बेटा, T टेम्परेचर इन केल्विन। तो यस, राइट द पॉइंट, मीन्स सीधा सा रिलेशन है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पर, ऑन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस
on the magnetic property of paramagnetic material. As temperature increases, magnetic intensity of paramagnetic material what decreases. By which relation? You can say that psi proportional to 1 upon T. Also you can say magnetic moment M proportional to 1 upon T. What is T? Absolute temperature. This is the absolute temperature. Underline all these points. हाँ, बनाए जल्दी, नोट करिए। और लाइन ऐसे ही ना, देखिए एनसीईआरटी का डाटा हमने दिया यहाँ पे, क्लियर। तो अब एनसीईआरटी ने ऐसे लिखा इसी बात को, तो ये याद रहे, एकदम एग्जैक्ट इसी फॉर्म में याद हो, कुछ भी इधर उधर नहीं, एग्जैक्ट वही। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि नीट और जो एनटीए जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी एजेंसी, वह कहीं और कुछ भी लिखा हो उसे नहीं मानेगी, वह उसी को मानेगी जो एनसीईआरटी बुक में लिखा होगा, क्लियर। तो डाटा हमको वही लेने हैं सारे जो एनसीईआरटी के बुक में हो, क्लियर हो गया। हाँ, यहाँ जल्दी से नोट करिए। आइए आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं बेटा, इसका ग्राफ कैसा होगा। तो जैसा कल हम लोग देखे कि डाई मैग्नेटिज्म का ग्राफ, वैसे ही पैरामैग्नेटिज्म का ग्राफ, वैसे ही पैरामैग्नेटिक ग्राफ। हाँ, तो पैरामैग्नेटिक ग्राफ का कैसा होगा? टेम्परेचर का वेरिएशन, आ जाइए, वेरिएशन of intensity of paramagnetic material with temperature. विथ टेम्परेचर। आइए चलिए, ये हाँ बना दें ग्राफ। अब यहाँ हम आई भी ले सकते हैं, आई भी, और यहाँ साई भी ले सकते हैं, दोनों ले सकते हैं, क्योंकि आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साई, क्लियर। तो साई या और आई दोनों ले सकते हैं, यहाँ पे एक ही चीज होगी। और यहाँ पे ओके, नाउ माइंड व्हाट विल हैपन हियर। कैसा ग्राफ? हाइपर, कैसा शेप होगा? हाइपरबोलिक, साई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ओके, प्रोपोर्शनल 1 अपॉन टी, या आई प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, ओके, टी। तो दिस इज द ग्राफ, हाइपरबोलिक, दिस इज द वेरिएशन ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है इसको, तो वह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ वीकली ना, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, वीकली फोर्स इस पे लगता है। मीन्स आप ये कहेंगे कि इट मैग्नेटाइज्ड इन द सेम डायरेक्शन, इट मैग्नेटाइज्ड इन द इट मैग्नेटाइज इन द सेम डायरेक्शन, ओके। हाँ, तो वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो था, वहां पर डाइपोल मोमेंट जीरो था डाइमैग्नेटिज्म में, यहाँ पर डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम ऐसे, मीन्स हमेशा के लिए 100% नहीं, मैक्सिमम ऐसे सब्सटेंस, मैक्सिमम ऐसे एटम
मैक्सिमम ऐसे एलिमेंट जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सम होती है, इवन होती है, वो जनरली डाई मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं ना। और जिनमें यह संख्या ऑड होती है वे जनरली, नॉट 100%, वे जनरली पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। जब हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को रखेंगे किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वो क्या करेगा, वीकली मैग्नेटाइज्ड, बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइज नहीं होता, वीकली मैग्नेटाइज्ड इन सेम डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड। और क्या होता, लाइंस को अपने अंदर एम्पलीफाई कर लेता है, खींच लेता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। जबकि डाईमैग्नेटिक क्या कर रहा था पिछले वीडियो में, अपने अंदर की लाइंस को निकाल के अपने अंदर की फील्ड को जीरो कर दे रहा था। उसके अंदर कोई भी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही थी, बल्कि जीरो हो रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो था और साई का मान माइनस था, क्योंकि ग्राफ माइनस में आया था। पीछे यहाँ अभी नहीं पढ़े हैं, यहाँ तक पीछे जरूर जाके पढ़ डालिए, तब इस पार्ट 5 तभी पढ़िएगा जब पार्ट 4 क्लियर हो जाए। क्लियर? ओके। अब यहाँ से आगे, हाँ, तो हम लोग इस समय क्या कर रहे हैं, हम लोग इस समय पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की धुनाई हो गई। अब आ जाइए, अब चला जाए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या सब्सटेंसेस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ओके, या मटेरियल। तो अब ये क्या है भाई ना, ये क्या है, मटेरियल भी ले सकते हो बेटा। हाँ, तो ये क्या है, तो बस वही कि when it placed in external magnetic field becomes highly magnetized. Becomes highly magnetized and attract toward a stronger magnetic field. And attract to a stronger magnetic field. So this is called ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. For example, सबसे पहला आयरन ही है, निकल है ना, कोबाल्ट है। तो आयरन, निकल, कोबाल्ट ना, ये तो 3 मेन हैं, ये 3 फेमस हैं। इसके अलावा भी 1-2 और हैं कोई ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बेटा, ये 2 और हैं। तो हाँ, तो चलिए मेन यही है, आयरन, निकल, कोबाल्ट, ये मेन है। और आपके एनसीईआरटी में कोई और है तो मैं देखता हूँ। एनसीईआरटी में भी इतना ही है, कोई और नहीं है। चले, एक और इसमें दिया है गैडोलेनियम ना, जीडी। एक और दिया है इसे बेटा ना, इसको दिया है जीडी, गैडोलेनियम। गैडोलेनियम लिख दीजिए, जीडी से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, जीडी, गैडोलेनियम।
गैडोलीनियम। ओके, तो गैडोलीनियम दिया है जीडी, और ये होता क्या है, तो एनसीईआरटी ने इसको नहीं लिखा है गैडोलीनियम ना। अच्छा, और तो ये जो जीडी होता है तो ओके, इसमें हाँ गैडोलीनियम फेरोमैग्नेटिक तभी होता है, इसमें देखिए कंडीशन है, इसको लिख दीजिएगा कि एक लाइन लिखिएगा यहाँ पर कि यह बिलो 16 डिग्री ना, बिलो 16 डिग्री सेल्सियस पे होता है। यह बिलो, इसका डाटा है बेटा, बिलो 16 डिग्री सेल्सियस पे ही होता है टेम्परेचर तो टेम्परेचर बिलो 16 डिग्री पर ही होता है। लेकिन एनसीईआरटी ने नाम तो इसका दे दिया है, एनसीईआरटी ने इसका नाम दे दिया है, लेकिन ये कंडीशन नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने, जबकि यह एनसीईआरटी ने नाम दिया है जीटी ना, गैडोलीनियम का नाम तो दिया है, लेकिन डाटा नहीं दिया है कि कितने पर होता है। तो यह 16 डिग्री के अंदर ही, 16 डिग्री 16 डिग्री के नीचे यह क्या है, फेरोमैग्नेटिक, और इसके बाद जो है ना, इसके बाद यह बिहेवियर करने लगता है पैरामैग्नेटिक। तो इसके ऊपर तो अब लिख दीजिए कि टी का मान जब 16 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, टी इज ग्रेटर देन 16 डिग्री, तो यह पैरामैग्नेटिक बन जाता है। तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाता है, तब याद रहे। तो ये हालांकि दिया नहीं एनसीईआरटी की बुक में, हो गया। चलिए, तो ये अब सवाल ये है कि इसका रीजन क्या है, यहाँ ये कैसे होता है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी सब्सटेंस के अंदर कैसे आती है। आइए हम चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो चलिए, तो काज ऑफ, अब आगे लिखिए, कॉज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म, काज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। तो एक लाइन कर दीजिए कि डोमेन फॉर्मेशन ऑफ डोमेन, ऐसे कर दीजिए, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन इज द रूट काज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। क्या देख रहे हैं, काज ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म का कारण क्या है, तो आंसर क्या इसका निकला, फॉर्मेशन ऑफ डोमेन इज द रूट काज ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म। डोमेन का फॉर्मेशन, क्या पढ़ रहे हैं, P100 फिजिक्स, हम लोग धुनाई करने जा रहे बेटा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं। बस एक एक लाइन ऐसा स्टेप बाय स्टेप हाँ, जम के तैयार करिए सब कुछ। चलो आ जाओ, तो फॉर्मेशन ऑफ डोमेन इज द रूट काज मीन्स मूल कारण। फेरोमैग्नेटिक हिंदी में बोले बेटा लौह चुंबकीय, फेरोमैग्नेटिक लौह चुंबकीय। तो फेरोमैग्नेटिज्म का कारण क्या है, तो इसका कारण है डोमेन। तो आप कहोगे कि हाँ ये तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी ये तो डोमेन पहली बार आ रहा है। बिल्कुल पहली बार आ रहा है। तो चलो आ जाओ और डोमेन को देखा जाए क्या होता है। भाई ये होता है, तो लिख दीजिए, हेडिंग डाल दीजिए डोमेन, हेडिंग लिखिए डोमेन। ये क्या होते हैं डोमेन्स, दीज आर डोमेन क्या होते हैं बेटा, दीज आर स्पेसिफाइड
एरियाज इनसाइड स्पेसिफाइड एरिया inside the ferromagnetic substances, inside the ferromagnetic substances, यानी कि क्या है यह? तो इनसाइड द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस यानी कि यह फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर स्पेसिफाइड एरिया होती है। तो ओके, एरिया होती है। एरिया को ना कह सकते हो, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि स्पेसिफाइड जोन्स होते हैं, रीजन होते हैं। कैसे, उस रीजन की क्या खासियत होती है? चलो दिखाते हैं क्या खासियत होती है। एक सपोज किया जाए कि यह कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, ये कोई एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो कुछ स्पेसिफिक रीजन्स होते हैं ना, हाँ, कोई डिजाइन नहीं होती है, ये नहीं कि स्पेशली ऐसे ही बनते हैं, कुछ डिजाइंस ऐसे नहीं होती है, कुछ डिजाइंस होते हैं। लगभग सब एक ही तरह के होते हैं और एक ही साइज के होते हैं। लगभग एक ही तरह के होते हैं और एक ही साइज के होते हैं। सबको एप्रॉक्स साइज एप्रॉक्स 1 मिलीमीटर मानते हैं। इनकी एप्रॉक्स साइज इक्वल टू एप्रॉक्स 1 मिलीमीटर। एनसीईआरटी का डाटा बेटा 1 मिलीमीटर मानते हैं। और हर जोन या एक स्पेसिफाइड जोन या एक डोमेन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे, तो छोटी सी एरिया में लाखों अरबों करोड़ों ओके जोन होते हैं। और उस जोन में क्या होते हैं? एटम होते हैं। और क्या होते हैं? एटम क्या बनाए हुए होते हैं? मॉलिक्यूल से क्या बना होता है? तुम्हारा सॉलिड, यही ना। तो हम लोग किस लेवल पे बात करने जा रहे हैं? सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किससे बना हुआ है? एटम। तो हम किसकी बात करने जा रहे हैं? एटम। क्यों? क्योंकि हर एटम क्या है? मैग्नेट। हर एटम क्या है? मैग्नेट। क्यों? क्योंकि हर एटम का अपना डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट कहाँ से आता है? क्योंकि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ। तो रूट काज तो वही ना है। इलेक्ट्रॉन के चक्कर लगाने के कारण क्या बनता है? उसके जिधर वह इलेक्ट्रॉन जाता है उससे विपरीत दिशा में करंट बहती है। वो करंट क्या करता है? एक करंट लूप बनाता है। और लूप जब बनाता है कहीं पर तो सेंटर पर उसके क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो इलेक्ट्रॉन के चक्कर के कारण ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। फिजिक्स इतनी आसान होती है नहीं, यही सब तो सीखना है। यही सीख करके दिल्ली एम्स में एडमिशन ले लेना है। यही सीख करके इंडिया के टॉप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। यही सीख करके इंडिया के टॉप IIT कॉलेज में एडमिशन लेना है। यही सीख करके बोर्ड को टॉप करना है, अपने स्टेट का बोर्ड, स्टेट बोर्ड हो, हाँ, CBSE बोर्ड हो, ISC बोर्ड हो, कोई बोर्ड हो। ओके, बहुत आसान है सब कुछ। फिर तो क्या सिखा रहा था आपको मैं? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। अच्छा, अब इलेक्ट्रॉन के पास जानते हो 2 मोशन होते हैं। एक तो उसके पास स्पिन मोशन होता है जो अपनी एक्सिस पर वो रिवॉल्व करता है, स्पिन करता है। और न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्यूशन होता है, यानी कि उसके चारों तरफ वह रिवॉल्व करता है ना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे, रिवॉल्व करता है मीन्स चक्कर लगाता है, और स्पिन मीन्स क्या बोलते हैं उसी पे? स्पिन ना। तो यानी कि अपनी एक्सिस पर वह स्पिन कर रहा होता है और न्यूक्लियस तो घूम भी रहा होता है।
तो दोनों के कारण होते हैं ना मैग्नेटिक मोमेंट, तो रिवॉल्यूशन के भी कारण और इसके भी कारण। कौन ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है? रिवॉल्यूशन वाला। स्पिन वाला कम डोमिनेटिंग होता है। अब स्पिन वाले में ये जानते हो, स्पिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो हो गए, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में भी ये दो बातें हैं। यदि दोनों बराबर हुए तो जीरो हो गया, और यदि जो है बराबर नहीं हुए, ऑड संख्या रही इलेक्ट्रॉन की, तो मिलेगा। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं पूरे सब्सटेंस में? अब सबका कॉम्प्लेक्स, दैट इज ए कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ओके, तो फिर हमको यहाँ क्या देखना था बेटा? अब हम लोग पहुँचे वहाँ पर कि हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है। हर एटम के पास अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जब उसके पास मैग्नेटिक मोमेंट होता है, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जहाँ पर हुआ, तो जानते हो कि मैग्नेटिक मोमेंट इज द रूट काज ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो यदि मैग्नेटिक मोमेंट है तो वह मैग्नेट है कि नहीं? अब उसकी अट्रैक्शन पावर, और वह जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उसका कैसा बिहेवियर हो रहा है, इसके अनुसार मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को हम लोग 3 भागों में बांट दिया। तो नंबर 1 डाई, नंबर 2 पैरा, नंबर 3 फेरो। डाई का डिस्कशन पिछले वीडियो में है नंबर 4 में, नंबर 5 में पैरा एंड फेरो देख रहे हैं। ओके, फिलहाल कम ऑन द पॉइंट। तो अब जैसा देखो, तो चूंकि अब यहाँ तक आप पहुँच चुके कि हर एटम, यहाँ तक पहुँचे आपकी हर एटम क्या है? हर एटम क्या है? मैग्नेट। और हर एटम मैग्नेट है तो सबके पास सबका क्या है? डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। तो उसकी कुछ दिशा होगी, होगी कि नहीं होगी? हमेशा दिशा होगी। मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा दिशा होती है। किधर से किधर को? यस से एन को। जल्दी बोलो, क्या बोला हूँ? यस से एन को। अब चलिए, अब सपोज करिए कि ये हमारा पहला डोमेन है, ये पहला डोमेन। तो व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट? देखो, यही खासियत है, यही खासियत है। देखिए, देख रहे हैं कि जितने भी एटम हैं सबका मोमेंट एक दिशा में होगा, लेकिन यही बगल वाला है, इसके बगल वाला जोन। तो यही तो खासियत है कि अगल बगल के कोई भी 2 जोन ऐसे नहीं होते ना, ऐसे नहीं होंगे कि जिनका डायरेक्शन एक समान हो। एक समान होता तो अलग अलग करने की जरूरत क्या थी, है कि नहीं? ओके, तो देख रहे हो कि लेकिन एक जोन, अब कहोगे कि एक जोन क्या हुए, ये जोन का बंटवारा कैसे हुआ, जोन कैसे बना? तो वह स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर रहने वाले, वह स्पेसिफिक एरिया जिसके अंदर रहने वाले सभी के सभी एटम का डाइपोल मोमेंट एक दिशा में होता है, उसे एक जोन कहते हैं। क्या? फिर से बोलो, हाँ बोलो जल्दी, क्या बोला हूँ? वह स्पेसिफिक एरिया, वह स्पेसिफिक जोन फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर, वह स्पेसिफिक जोन जिसके अंदर रहने वाले सभी के सभी एटम का डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में होता है, उसे जोन कहते हैं, उसे डोमेन कहते हैं। क्या बोलोगे? 1 डोमेन। एंड व्हाट विल बी द साइज ऑफ 1 डोमेन? 1 millimeter. एंड हाउ मेनी एटम्स विल बी देयर? अप्रॉक्स, हाउ मच? अप्रॉक्स एटम्स, हाउ मेनी एटम्स? जल्दी बोलिए, 10 power 11। हाउ मेनी एटम्स? 10 power 11 एटम्स। अब जितने एटम्स उतने, जितने एटम्स, जल्दी बोलो, जितने एटम्स ना उतने ही क्या? उतने ही m। तो m इक्वल टू हाउ मच? 10 power 11। उतने ही जितने एटम हो उतने डाइपोल मोमेंट। तो यस, दिस इज द सिचुएशन। और कभी भी 2 डोमेन की दिशा एक नहीं हो सकती, क्योंकि यदि एक होती तो अलग क्यों करते? तो अब इस डोमेन की दिशा हमको दिखानी हो तो जस्ट कुछ उल्टा करना है, कोई फिक्स पैटर्न नहीं है बेटा ना। वहाँ कुछ उल्टा, मतलब एक ना रहे, बस एक ना रहे,
बस बनाइए फटाफट, जल्दी जल्दी खींचिए, अभी खींचो जल्दी मेरे साथ, भर दो जल्दी से पूरा। हाँ, कोई जगह खाली ना रहे। भर दिया? चलो अब इधर देखो, हाँ ऐसे भर दीजिए। चलिए डोमेन्स, अब मीन्स कि कोई भी दो अड़ोसी पड़ोसी, मीन्स ना अगल बगल वाले एक दिशा में नहीं रह सकते। हाँ, जैसे नहीं, नेचर में नहीं होता है, हम लोग अगल बगल वाले दो कभी भी एक मत के नहीं होते, वही एकदम वही हालत यहाँ भी है। हाँ, एकदम नेचर का रूल है वो। चलो चलो ओके, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब सबको, तो अब जैसे लोहे का एक टुकड़ा है बेटा, ए पीस, दिस इज ए पीस ऑफ द आयरन, दिस इज ए पीस ऑफ द आयरन, ठीक, लोहे का टुकड़ा है, कोबाल्ट का टुकड़ा है, निकल का टुकड़ा है, कोई भी गैडोलिनियम का टुकड़ा है, ये 16 डिग्री के अंदर, उसके अंदर फोटोग्राफ लिया जाए तो यही सिचुएशन है। यानी कि सब के सब ना, सब के सब कैसे फैले हुए हैं, सब के सब कैसे हैं, सब बिखरे हुए हैं, नॉट इन एनी ऑर्डर, सब बिखरे हैं, स्प्रेडेड लाइक दिस, नॉट इन एनी ऑर्डर, लेकिन एक एरिया में, एक जोन के सब एक ही दिशा में हैं, सब एक ही दिशा में हैं ना, जैसे कॉलोनी टाइप का सब बनाए हुए हैं। या एक हो एरिया हो गई, एक टाइप के लोग हो गए, ये टाइप के लोग हो गए, ये दूसरे टाइप के लोग हो गए, दूसरे टाइप के लोग हो गए, लेकिन जो लोग यहाँ पर हैं सब एक मत वाले हैं, इकट्ठा हैं सब, देख लो। फिलहाल ओके, कम ऑन द पॉइंट, व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या कर रहे हैं हम लोग, फेरोमैग्नेटिज्म की धुनाई कर रहे हैं बेटा। क्या है फेरोमैग्नेटिज्म, कहाँ से आया फेरोमैग्नेटिज्म, क्यों, अब आगे का पॉइंट सब कुछ इसी पे डिपेंड है ना। चलिए अब आगे सब कुछ इसी पे डिपेंड है। ओके, तो क्या देख रहे हैं हम लोग, डोमेन, लिख दीजिए यहाँ पर, डोमेन क्या होते हैं। अब हुआ क्या, परिणाम क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ कि अभी हम फील्ड में तो रखे नहीं हैं, ये अभी हम फील्ड में नहीं रखे हुए हैं ना, बाहर लोहे का टुकड़ा है, ग्राफ लीजिए, यही पाएंगे आप। तो जब सब एट रैंडम हैं और ये वेक्टर क्वांटिटी जानते हो, एरो लगा है, तीर का निशान, यानी कि डाइपोल मोमेंट की दिशा बता रहा है, तो ये सब के सब एट रैंडम बिखरे हुए हैं, सबको जोड़िए, जोड़ो सबको, जोड़ो ना, जोड़ दिया, तो ज्यों सबको जोड़े तो इनका m का मान सिग्मा, हाँ सिग्मा जोड़ दीजिए, सिग्मा लगा दीजिए, वेक्टर m क्या हो गया, 0, सिग्मा m 0, तो जब ये हो गया 0 तो यह मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा, क्योंकि इसलिए कहते हो ना कि मैग्नेटिक मोमेंट इज द रूट कॉज ऑफ द मैग्नेटिज्म। तो यहाँ जब ज्यों ही सबको जोड़े तो 0 हो गया, कि वेक्टर क्वांटिटी है, सब इधर उधर बिखरे हैं, अपोजिट है, दूसरे के अपोजिट में गए हैं, तो सबका सब 0 आ गया। तो यही कारण है कि इट डज नॉट शोज मैग्नेटिक बिहेवियर, यानी कि लोहे का टुकड़ा इसीलिए मैग्नेटिक बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। तब परिणाम क्या हुआ, तब इससे बात क्या हुआ, अब इसको किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम रखने जा रहे हैं। अब उठाओ इसको, लोहा टुकड़ा उठाओ, हाथ में, चलो ले लो, हाथ में लो, पकड़ो इसको, अरे पकड़े भाई, पकड़ लिया, हाँ पकड़ लिया इसको, ले लिया। नाउ पुट इन एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दो इसको, रखो, रख दिए, क्या होगा, सोचो 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 जल्दी, हाँ सोचो, तब तक हम जगह बनाएं अगला लिखने के लिए लाइन। हाँ तुम सोचो क्या होगा, जल्दी करो, लिखो जल्दी, क्या होगा, क्या होगा और क्यों होगा, क्या होगा और क्यों होगा, जल्दी करिए।
डाटा नोट कर लियो ना, 1 मिलीमीटर और 10⁻11 एटम्स। हाँ भाई, सोच लिया? अरे जल्दी बोलो भाई। ये कब का था? डोमेन। व्हाट इज दिस? डोमेन। कब? जब कोई बाहर की फील्ड नहीं थी तब। तो क्या मिला था? m का मान 0 मिला था। हाँ हो गया भाई? क्लियर हो गया ना? तो क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि डोमेन में क्या हुआ? है? क्लियर हो गया डोमेन में क्या हुआ ना? हाँ बस समझ गए होगे। ओके कम ऑन। ओके चलो, तो फिर आ जाओ डोमेन। ठीक, तो अब हमने इसको क्या किया? मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। देखो अब हम बाहर की मैग्नेटिक फील्ड में इसको रखने जा रहे हैं। रख दें? अभी सर यही ग्राफ फिर से बनाना ना, तो संभव नहीं, हम रख दे रहे हैं। रख दें? अरे हाँ बोलो यार, ये बना गया ना, छाप लियो ना पूरा फर्स्ट क्लास का। चलो आ जाओ, अब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखने, अलग कर देता हूँ। चलो आ जाओ, छोड़ो, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब हमने इसको, इससे अच्छा ये है कि हम यहीं बना दें, ठीक है ना? चलो देखो, अब हम बाहरी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया सब लोग? ये नोट हो गया सब कुछ? बना लिया फर्स्ट क्लास? चलो अब हम बाहरी फील्ड में रखने जा रहे हैं, तो एच हमारा आने जा रहा है। अब ये 0 नहीं रहा। अब हम इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लगा दिए, यानी कि इसको उठा करके हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए। चलो रखो, मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड। हमने इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो जब आप अभी पिछले हेडिंग में ना, पिछले हेडिंग में यानी कि वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 2-3 में क्या हो रहा था? जब आप किसी मैग्नेट को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दे रहे थे, तो मैग्नेट पे क्या होता था? मैग्नेट पे क्या हो रहा था? एक टॉर्क लग रहा था ना, कि व्हेन you put this magnet in any external magnetic field, then what will happen? There will be a torque on the magnet, and what will be the value of that? Torque equal to vector m cross vector b. Okay, means torque equal to mb sin theta, mod of m, mod of b, angle between these two, this is the mb sin theta. So this will be a torque act on the magnet, torque. इस टार्क की टेंडेंसी क्या होती है? टार्क की टेंडेंसी होती है किसी भी मैग्नेट को रोटेट कर करके उसको उस पोजीशन में लाना जबकि टार्क का मान 0 हो जाए, यानी कि m और b के मान के 0 कर देती है टार्क रोटेट करके मैग्नेट को उस अवस्था में लाता है कि जब ये टार्क का मान 0 हो जाए, यानी कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए उसको। मैग्नेट मैक्सिमम स्टेबिलिटी प्राप्त हो जाए उसको। टार्क रोटेट करके उसको 0 मीन पोजीशन में लाता है, 0 लाइन पे, यानी कि मोमेंट को मैग्नेटिक फील्ड के दिशा में लाएगा। तो जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी उस दिशा में लाता है। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आपकी H है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? टॉर्क बराबर व्हाट? M क्रॉस H आप लिख सकते हैं। मीन्स कि टॉर्क बराबर व्हाट? mh साइन थीटा। जो भी फील्ड होगी, H होगी या B होगी, दोनों में डिफरेंस है, जानते हैं? दोनों में डिफरेंस होता है बेटा ना, पीछे अभी डिस्कस किया हूँ। तो सिंस दिस इज H, therefore you should take here B instead of B, this should be H। अब क्या हुआ इसके बाद? चूंकि हर एटम एक मैग्नेट है, तो सब के सब वेरी फैंटास्टिक नाउ,
सब के सब जल्दी से क्या होगा, जल्दी बोलो, सब के सब क्या करेंगे, जल्दी से फील्ड की दिशा में आएंगे। देखिए एच इधर है ना, तो सब के सब अब आ जाओ, बहुत यहाँ टफ काम है कि इनको सबको हटाना और उनका अलाइनमेंट कराना, क्योंकि हमारा डोमेन भी बचा रहे। आ जाओ, फिलहाल मैं कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ, चलो भाई बना दो जल्दी से। हाँ ओके, चलो। तो अब देखना, ये हमारा डोमेन था। अब सब के सब, मैं थोड़ा सा कम संख्या कर दूँ इसे, जल्दी जल्दी बना दूँ। चलो ऐसे बेटा, देखो देख रहे हो ना, सब के सब ऐसे यहाँ हटा दो। देखो सबका अलाइनमेंट। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है ना, ये जो प्रोसेस हो रहा है इसे कहते हैं व्हाट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन, इसी को कहते हो मैग्नेटाइजेशन। ओके, और उसका घूमने की जो प्रक्रिया है, पहले अब यहाँ था, घूमा, ऐसे घूम के मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हुआ, उसे कहते हो अलाइनमेंट ना। क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट बोलते हो। तो प्रोसेस को बोलते हो, प्रोसेस से बोलते हो अलाइनमेंट, और प्रोसेस प्रक्रिया क्या कहलाती है, मैग्नेटाइजेशन। यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नेटाइजेशन, द अलाइनमेंट ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटाइजेशन। फिर से सुनो, व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटाइजेशन, द अलाइनमेंट ऑफ all magnetic moment in the direction of external magnetic field is known as magnetization. Alignment is magnetization. And what will happen, what will be the result of this alignment? Now the magnetic moment which was zero before this external applied field, now that will not zero, that will now yes some. तो अब देखो एक दिशा में हो रहा है ना, तो ड्यू टू द सेम डायरेक्शन, अब यहाँ पे आइए, ये तो बन गया है ना, अब यहाँ पे आ जाओ। देखिए अब सब एक दिशा में हो रहा है, देख रहे हैं आप, देखो जो उल्टा है, देखिए सब एक दिशा में आ रहे हैं, अब सब एक दिशा में, वो तो है ही पहले से ही है। ये तो अच्छा आदमी पहले से ही। चलो आ जाओ, इसे देखो, देख ला इधर, सब एक दिशा में, देखा, फैंटास्टिक। ये भी उधर ही है। चलो आ जाओ, इधर देखो, ये इधर देखो, ये भी, और कुछ, और कोई इधर उधर है। चलो इधर आ जाओ। बस हो गया सबका, समझ गए। तो अब इसको क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट। तो दिस इज द ओके मैग्नेटाइजेशन, दिस इज द अलाइनमेंट, एंड दिस इज नोन एज I प्रोपोर्शनल टू H या I इक्वल टू साई H। यहीं से निकला था साई I बाई H, यहीं से आया था। तो यह एक्चुअली किसके लिए था, इसी के लिए, लेकिन पैरा भी इसी में था, तो पैरा के भी लागू हुआ। और डाईमैग्नेटिक के लिए रिवर्स डायरेक्शन में वही बिहेवियर मिला था, तो उस रिवर्स यानी कि तीनों के लिए था। ठीक, ओके। लेकिन हाईली स्ट्रांगली इसके लिए देखिए अब क्या हुआ, जो M अभी तक जीरो था, जो कैपिटल M अभी जीरो था, अब वो M क्या हो गया, नाउ सिग्मा M इक्वल टू वेरी लार्ज, बहुत अधिक हो गया कि नहीं हो गया, बहुत अधिक हो गया। साई का मान जो अभी जीरो था पहले, अब क्या हो गया, वेरी लार्ज हो गया। म्यू का मान अभी जो जीरो था, अभी कुछ नहीं था, म्यू इज नाउ वेरी लार्ज। एनसीईआरटी का डाटा है कि ग्रेटर देन 1000, कहाँ तक, अप टू 5000। तो मीन्स कि म्यू लाइज 1000 टू 5000। ओके, क्लियर। तो क्या पढ़ रहे, बोलो जल्दी, क्या पढ़ रहे हैं, फेरोमैग्नेटिज्म, फिजिक्स, वही। तो पढ़ाई की धुनाई किसकी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म, तो दिस इज द फेरोमैग्नेटिज्म। अब आ जाइए, फटाफट क्लियर हो गए। चलो अब इसके थोड़ा बिहेवियर देख लिया, जल्दी से नोट करिए तो आगे बढ़े फटाफट।
हो गए। आ जाओ, अब इसका थोड़ा कुछ अलग से बातें। अब इसका कुछ बिहेवियर, जब हम इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो क्या हो रहा है तो देख ही रहे हैं अंदर अंदर ना, यानी कि उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, यानी कि अंदर का जो उसकी बनावट है उसके बेस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल उसका क्या है, तो यह उसका इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है ना, फेरोमैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। चलिए, बहुत सारी चीज़ें पिछले वीडियो में है बेटा, सब डिस्कस, एक भी लाइन छूटे ना पाए, वीडियो की एक भी लाइन छूटे नहीं कहीं पर। हाँ, अब आ जाइए, अब इसके बाद इसका बिहेवियर, जैसे सपोज करो ना, यहाँ से कुछ लाइंस जा रही थी, यानी ये फ्री स्पेस है, अभी इसमें कुछ रखा उखा नहीं गया है, ये फ्री स्पेस है। हालांकि मैं ग्राफ पीछे पर समझा चुका हूँ, आपको बना चुका हूँ। तो सपोज करिए फ्री स्पेस है, इतनी लाइन्स यहाँ से जा रही थी, इतनी लाइन्स यहाँ से जा रही थी, ठीक। सपोज करिए कि ये लाइंस यहाँ से, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से पास कर रही हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं था तब की बात थी यह। आपने क्या किया, लोहे का टुकड़ा के यहीं पर रख दिया, सॉफ्ट आयरन रख दिया यहाँ पर, चलिए रखिए तो रखो, हाँ रख दो यहीं पर, ये छोटा सा पीस ले लो, यहीं रख दो, रख दिया। अभी कितनी लाइन है इसमें, जब नहीं रखे थे तब कितनी लाइन थी, 1 2 3 4 लाइन थी। अब क्या होगा, अब जब देखने में क्या होगा, जो जहाँ थी, कहाँ थी, ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, ये यहाँ थी, यहाँ थी, यहाँ थी, हाँ नहीं 4 थी, 1 2 3 4, चारों हटा दो, देखना क्या पढ़ रहे हो, हाँ P100 फिजिक्स, ओके। चलो अब देखो इधर क्या हुआ, जो इसके सेंट्रल पार्ट पे आ जाओ, सेंटर, सारी की सारी लाइन जो सेंटर पे थी, सेंटर पे रहने दो लगभग ना, सेंटर, सारी की सारी लाइन जहाँ थी वहीं से घूम गई, सेंटर की तरफ आ गई, सारी लाइंस देख रहे हो, becomes more dense at the center, becomes more dense at the center. What is happening? ये लाइंस सब दूर दूर तक की लाइंस becomes more dense, क्लियर। तो दिस इज द सिचुएशन। बहुत सारी लाइन्स अभी मान लो हैं, तो अब बाहर से ऐसे हो जाएंगे, जो बाहर वाली बहुत दूर होंगी वो ऐसे हो जाएंगे, जो बहुत दूर होंगी वो ऐसे हो जाएंगे, ओके। अब वही हालत, वही हाल यहाँ पे, वही हालत। तो ये बाहर वाली लाइन से थे, वही हालत ऐसे ही बना दीजिए लगभग कुछ, पीछे से ही, यहाँ से जहाँ मटेरियल शुरू है वहीं से मुड़ेगी, क्लियर। ऐसे ही जो बाहर लाइनें बहुत दूर होंगी और कुछ झुकती हुई चली जाएंगी इधर, ओके। एक आपने सब्सटेंस रखा यहाँ पर, अंदर क्या हुआ देख रहे हैं, तो ये क्या था, तो दिस इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस,
मीन्स कि चाहे Fe हो, चाहे निकल हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे Gd हो। तो दिस इज द सिचुएशन। ये चीज़ याद रखिएगा कि लाइंस कहीं एक दूसरे को काटती नहीं, इस बात का ध्यान देंगे आप। हाँ, कहीं कोई लाइन एक दूसरे को काटती नहीं, खींचते समय ध्यान देंगे। ओके, तो यह बिहेवियर मैं समझाऊंगा आपको, एक बिहेवियर कि कैसे लाइंस क्लियर। हाँ चलिए, फिलहाल कहीं लाइन ना कटे, ये बात से ध्यान दिए कि बना दीजिए, फर्स्ट क्लास बना दिया। ओके, अब बाहर की जो लाइन थी ये एच एक्सटर्नल फील्ड थी, डायरेक्शन दिखा दीजिए उनका एच। अब अंदर जो फील्ड डेवलप हुई दिस इज बी, यह एक्सटर्नल फील्ड, एक्सटर्नल फील्ड, और ये इसको कहते हैं क्या, इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड, दिस इज द इंड्यूस्ड फील्ड, इंड्यूस्ड फील्ड। अब यही कितना होगी, तो B बराबर म्यू एच, म्यू कितना हुआ, अब यदि रहा 100 और यह 5000 तो 5 लाख हो गई, हुई ना। तो दिस इज द, तो इसीलिए कहते हैं इसको, व्हाट इज दिस, तो कहते हैं एम्प्लीफिकेशन और मैग्निफिकेशन। ओके, तो यू कैन से दैट the amplifier magnification factor, amplifier magnification factor होते पर, but you know m equal to permeability, you know this is the permeability. So what is the permeability now, the diagram of this is the here. Okay, अब तो हुआ क्या, अब देखिए मैक्सिमम लाइंस को हमने खींच दिया है ना, मैक्सिमम जो दूर दूर तक है वो भी देख रहे हैं ना, खींच गई, यानी कि इससे ज़्यादा इसके अंदर नहीं आ सकता था, दूर दूर तक की लाइनों को खींच लिया, इससे ज़्यादा आ नहीं सकता था। तो जब आ नहीं सकता था तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सब डेंस हो गई, बंद हो गए, क्लोज पैक हो गई सब, तो इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ना सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, सैचुरेशन प्रॉपर्टी, यानी कि सैचुरेशन प्रॉपर्टी केवल और केवल इसी में पाया जाता है, किसमें, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो सैचुरेशन प्रॉपर्टी only founds in ferromagnetic okay material, only founds in ferromagnetic material. तो ferromagnetism only founds in the means this saturation property only founds in the ferromagnetic substances. क्लियर। अब आगे यहाँ तक क्लियर हो गया, सब लोग क्लियर हो गए, चेक करिए अपना फर्स्ट क्लास क्या पढ़ रहे हो, फेरोमैग्नेटिज्म की धुनाई हो रही बेटा, कैसे होता है फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक, चलिए अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ मेन पॉइंट क्या मिला आपको, दो शब्द मेन हैं, एक तो डोमेन परमेबिलिटी, डोमेन सैचुरेशन प्रॉपर्टी। फिर से बोलिए, परमेबिलिटी, डोमेन सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ग्राफ बन गया, जल्दी खींचिए, हटाओ मिटाओ, मैं इसको बना दिए, आ जाइए अगला पॉइंट यहाँ पर।
तुरंत। अब जब इसको मैग्नेटिज्म में हमने रखा, इसी चीज़ का, जैसे अभी मान लो पैरा में खींचे थे ना, अब ऐसे यहाँ पर खींच दीजिए ग्राफ इसका, जैसे वहाँ खींचे थे वैसे ही यहाँ पर भी खींचिए। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे वहाँ खींचे थे वैसे यहाँ पर भी क्या, एच, अभी अभी जो सामने देखे हैं उसी का ग्राफ। और ये क्या है, आई या साई दोनों ले सकते हैं। क्या हुआ, हाईली मैग्नेटाइज्ड, देखिएगा ग्राफ ऊपर से जाएगा 45 डिग्री के ऊपर, और हुआ क्या, ओके, क्या शो कर रहा है, ये पैरेलल हो गया, देख रहे हैं ना, मीन्स कि अब चाहे जितना फील्ड बढ़ा दें अब नहीं बढ़ेगा। इसी को कहते हैं हाईली मैग्नेटाइज्ड। देखिए अब लिखिए यहाँ पे कि हाईली या स्ट्रांगली हाईली मैग्नेटाइज्ड, हाईली मैग्नेटाइज्ड, ओके, व्हाट इज हियर, हाईली मैग्नेटाइज्ड, एंड दिस इज द सैचुरेशन। सैचुरेशन मीन्स कि अब चाहे जितना हम एच बढ़ाएं, यानी कि सैचुरेशन मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ के आगे सैचुरेशन, सैचुरेशन मीन्स कि अब नाउ आई और साई डज नॉट increases with external field H, यानी कि डज नॉट इंक्रीजेज विथ एच, अब वह एच पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो दिस इज द सैचुरेशन प्रॉपर्टी। ओके, नोट हो गया, वेरी फास्ट। और अब क्या हुआ इसके बाद, नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर विल बी व्हाट, नाउ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो मैं हटाऊँ इसको, बना लिया, चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। चलिए अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर। क्या, क्यों, कैसे, ज़बरदस्त धुनाई करिए, वह पड़ा। तो ये आपको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज होना चाहिए, क्या, क्यों, कैसे, ए टू जेड, कुछ छूटे नहीं, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। ओके, कम ऑन। तो टेम्परेचर, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, क्लियर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर हियर ऑन, किस पर, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, ऑन फेरोमैग्नेटिज्म। चलिए आइए देखा जाए। तो टेम्परेचर वही जानते हैं, घटना ही है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, टेम्परेचर बेटा केल्विन। आइए अब देखा जाए जैसा, ये क्या था हमारा यहाँ पे, आई, और यू कैन ऑल्सो टेक हियर साई। चलिए अब हमने जब शुरू किया ना टेम्परेचर बढ़ाना, जब हम शुरू करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का, तब होता क्या ना, यहाँ तक कोई प्रभाव, पहले कुछ तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुछ प्रभाव नहीं पड़ता पहले, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिसको हम टी ना बराबर टी सी कहते हैं। एक ऐसा टेम्परेचर आता है जिस पर पहले नो इफेक्ट, हियर नो इफेक्ट, यहाँ तक नो इफेक्ट। अब एक टेम्परेचर आता है जिस पर फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मीन्स पैरामैग्नेटिक वाला ग्राफ, एक टेम्परेचर आता है,
अब जहाँ से आता है इधर कुछ नहीं रहेगा, ग्राफ में ना जीरो कुछ नहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, साई प्रोपोर्शनल टू ओके व्हाट 1/t माइनस टी सी मीन्स व्हाट इज हियर द मेन फार्मूला। तो देयरफॉर साई इक्वल टू c/t माइनस टी सी एंड व्हाट इज c, तो c इक्वल टू क्यूरी कांस्टेंट क्यूरी एंड व्हाट इज टी सी, तो यहाँ पे आ जाइए तो टी सी यहाँ पे लीजिए, टी सी इक्वल टू क्या है, या यहीं पे लीजिए बेटा इसी के पास ही, टी सी इक्वल टू क्या क्यूरी टेम्परेचर, इसी टीसी को क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। अब क्या हुआ था फिर, तो अब क्या कहेंगे, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, हाँ क्यूरी टेम्परेचर क्या है, क्या कहिएगा, हाँ क्या बोलिएगा, क्यूरी टेम्परेचर लिखिए, एक लाइन लिखिए इसके लिए, द टेम्परेचर, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, तो क्यूरी टेम्परेचर ना, द टेम्परेचर at which ferromagnetic substances changes into paramagnetic substance is called Curie temperature, ओके क्लियर। क्या पढ़ रहे हो, धुनाई हो रही बेटा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। आ जाओ अब, तो किसका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, किसका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, तो मैं आपको थोड़ा सा डाटा दे दूं, यहाँ पे क्यूरी टेम्परेचर का डाटा दे दूं बेटा, सीबीएसई का कुछ डाटा मैं दे दूं आपको। क्या है सीबीएसई का डाटा, मैं बताता हूँ एक सेकंड। तो क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर का डाटा बेटा यहाँ पे सीबीएसई वालों ने कुछ दिया हुआ है, मैं एक सेकंड बताता हूँ आपको। नहीं दिया है क्या इन्होंने, चलिए सीबीएसई में नहीं बेटा, एनसीईआरटी बुक में शायद नहीं है, ये डाटा नहीं है सबका ना, तो मैं आपको चलिए मैं अभी आपको दूंगा ना, ये डाटा है हमारे पास, ये सभी का क्या है कि किसका कितना है, तो उसको जानना है आपको, सीबीएसई ने क्या लिखा है, इसी का डाटा क्या है। तो मैं शायद इसमें था लेकिन अभी है नहीं मेरे पास यहाँ पे शायद, तो डाटा इसका एग्जैक्ट वैल्यू कि किसका क्यूरी टेम्परेचर कितना है, समझ रहे हो। तो एक बार और देख लेता हूँ है कि नहीं है, क्यूरी टेम्परेचर किसका कितना है, तो एनसीईआरटी बुक है मेरे पास, लेकिन इसमें डाटा परहैप्स है नहीं। हाँ हम है बेटा, मैं वही देख रहा था, सोच रहा था कि है ज़रूर, हाँ है सीबीएसई एनसीईआरटी बुक में डाटा है बेटा। आइए अब जरा सा यहीं पर मैं ऊपर लिख देता हूँ, आ जाइए, यहाँ हो गया, देखिए नोट हो गया सब कुछ,
Curie, what is the Curie temperature? What is the temperature at which ferromagnetic substances becomes or changes into paramagnetic substance? That temperature is known as the Curie temperature. And what is the formula? Psi equal to C upon T minus TC. क्लियर? और ये कब लागू होता है? जब T का मान TC से ज़्यादा हो, उसके लिए। ओके, हाँ, अब आ जाओ। अब यहाँ पे लिखिएगा, मैं कुछ यहाँ पे डाटा दे रहा हूँ, बेटा नोट कर लें उसको। NCERT की बुक में आपको दिया हुआ है, आपके पास भी होगा वो, फिलहाल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यह है बेटा, कोबाल्ट का है 1394 केल्विन। तो कोबाल्ट, पहला कोबाल्ट ना, कोबाल्ट का TC कितना है? 1394। क्या डिग्री सेल्सियस की केल्विन? तो आपको पहले बताया हूँ कि केल्विन में है सब कुछ। नंबर 1। नंबर टू में लिख दिए बेटा आयरन। आयरन का है 1043। आयरन का TC इक्वल टू 1043 केल्विन। क्लियर? अब नंबर थर्ड पे बेटा, नंबर थर्ड पे निकेल 631। निकेल का TC 631 केल्विन। और अगला डाटा है बेटा NCERT का, गैडोलिनियम 317। गैडोलिनियम 317। ओके, तो ये NCERT का कुछ डाटा बेटा, ठीक है। और एक और है नंबर 5 पर Fe2O3। तो इसका TC दिया बेटा, तो इसका TC दिया है ना, फेराइट, इसका TC दिया है। और इसका TC बेटा निकल का हो गया इसका, हाँ 893, 893 केल्विन। ओके, तो ऑल दीज आर द फैक्ट्स, ऑल दीज आर द पॉइंट्स विच आर बेस्ड ऑन द NCERT बुक। क्लियर? तो क्या कर रहे थे हम लोग? धुनाई। ओके, तो किसका डिस्कशन देखा हम लोगों ने? डाई मैग्नेटिक पिछले वीडियो में देख चुके थे। यहाँ पर देखा हम लोगों ने पैरा एंड फेरो देखा, उसका बिहेवियर देखा, उसके एग्जाम्पल्स देखे, और साई और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी और साई का रिलेशनशिप देखा, उनका प्रूफ किया, उनका प्रूफ देखा। तो होल थियोरी, पूरी थ्योरी थी यह। अब यहाँ से आगे क्या है? अब यहाँ से आगे बेटा कि टेम्पोररी मैग्नेट, क्षणिक मैग्नेट बनाने के लिए स्टील यूज करोगे कि सॉफ्ट आयरन? अब तुमसे पूछेगा कि सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं क्योंकि, तो इसकी रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और परमेबिलिटी और साई इतना होती, लो होती है, हाई होती है, हाई होती है, लो होती है, लो होती है, लो होती है, ऐसे। तो क्वेश्चन ये जरूर आएगा पक्का। हाँ, पेपर उठा के देखो, पिछला आया है। फिर ऐसे देखो फिर कि सॉफ्ट आयरन को हम यूज करते हैं क्यों? रिटेंटिविटी हाई, कोर्सिविटी लो, मीन्स ऐसे 4 ऑप्शन। जो अच्छा लगे मार देंगे जो अच्छा नहीं तैयार रहेगा तो जो अच्छा लगेगा मारोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि परमानेंट मैग्नेट, सॉफ्ट मैग्नेट का यूज कैसे करते हैं, ये कैसे बनता है, कि कौन क्या है, क्यों लगाते हैं किसी मशीन में इसको, एंड सो ऑन। अच्छा, फिर रिटेंटिविटी क्या है, कोर्सिविटी क्या है, हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, और BH कर्व IH कर्व में अंतर क्या है, BH कर्व IH कर्व खींचते कैसे हैं, और मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में एनर्जी का लॉस कितना होता है, एनर्जी कितनी लॉस होती है, एनर्जी क्यों लॉस होती है। अब यह पूरा लंबा कभी पॉइंट है ना ये ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक। अभी आफ्टर द ब्रेक मैं फिर मिलता हूँ। जितना चीज़ें बोला हूँ पहले उतनी चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ये जब इतना डिस्कस कर लूँगा तो इसके बाद क्या आएगा? तो जब इतना डिस्कस कर लूँगा, जो भी बोला हूँ, जो पॉइंट्स बोल रहा हूँ, तो जब इतना डिस्कस कर लेंगे, अब मैं हिस्टेरिसिस, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी ये सब क्या होती हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज क्या है, स्टील का यूज क्या है, स्टील का कर्व कैसा होगा, सॉफ्ट आयरन कैसा होगा ना, कोर्सिविटी कर्व कैसी होगी, BH कर्व कैसा होगा, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे। तो इसके बाद फिर हमारा पॉइंट कौन सा आएगा?
अभी हम लोग पढ़े हैं, पिछले वीडियो में 2 नंबर में पढ़े हैं, शायद 2 नंबर की 3 नंबर में पढ़े हैं हम लोग, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड आएगा ना। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। अब हम देखेंगे कि न्यूट्रल पॉइंट कैसे मिलता है ना। कॉन्सिक्वेंट पोल क्या होते हैं, कॉन्सिक्वेंट पोल क्या होते हैं। अर्थ की जब हम कहीं किसी मैग्नेट का जब हम ग्राफ खींचते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, तो न्यूट्रल पॉइंट क्यों मिलते हैं। न्यूट्रल पॉइंट tan A पोजीशन क्या होता है और tan B पोजीशन क्या होता है, और जानते हो। अब वहाँ से शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल। tan A पोजीशन, tan B पोजीशन, वहाँ से शुरू होगा न्यूमेरिकल ना। रिडक्शन फैक्टर वगैरह क्या होते हैं। तो मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो इज कमिंग सून। मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट वीडियो इज कमिंग सून, जस्ट आने वाला है आफ्टर द ब्रेक। तब तक आप क्या करेंगे, अब ये नंबर था वीडियो नंबर 5 और होगा वीडियो नंबर 6। तब तक आप वीडियो नंबर 6 का इंतज़ार करिए और वीडियो नंबर 5 जम करके अच्छी तरह से 4 बार क्वेश्चन देख करके नोट्स बना लीजिए। क्लियर, पक्का। तो फिर मिलते हैं अभी आफ्टर द ब्रेक। ओके, बेस्ट ऑफ लक।